चलिए शुरुआत करते हैं वापस जो डायग्राम से अपनी बातें थी। ये तो अपने को चित्र में दिख रहा है कौन सी वायुदाब पेटी कहाँ है। वायुदाब पेटी से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न होता है वो किन अक्षांशों में है, उसका अक्षांशीय मान क्या है, और जिस अक्षांशीय मान की अपन बात कर रहे हैं वो वायुदाब पेटी उच्च है या निम्न है। ठीक है। साथ में जो भी वायुदाब पेटी है वो अपने को पता है दोनों ही गोलार्ध में है, और जो उच्च या निम्न वायुदाब है तो वहां ऐसा वायुदाब होने का कारण क्या है। तो या तो कारण से प्रश्न पूछा जाता है या वहां कैसा वायुदाब है। लेकिन जो अगला अपना टॉपिक होगा जो अपन के पवन से संबंधित है, जिसको लिखा है ना पवन परिसंचरण, तो पवन से टॉपिक है, उसी से कुछ जुड़ी हुई इसकी बातें हैं जो तापमान और वायुदाब के संबंध को बताती हैं। तो मैं इसमें जो पवनें चल रही है उनका डायरेक्शन बना रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं देखें कि डायरेक्शन ऐसी क्यों है। वो डायरेक्शन ऐसी क्यों है वो अपन आगे पढ़ेंगे जब पवन शुरू करेंगे। मैं एक संक्षिप्त रूप से आपसे बताऊं, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे, जिस दिशा की ओर पवन जा रही है उस दिशा में यदि मुंह करके खड़े हो जाएं, फेरल ये कहता है जैसे मैं कहूं आपके सामने ऐसे पवन जा रही है इस तरफ, तो मेरा मुंह किस तरफ है, पवन जाने वाली दिशा में। तो मेरे अनुसार तो जिस तरफ पवन जा रही है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें, ये फेरल का नियम है जो कोरियोलिस बल के आधार पर दिया गया है। और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति से होती है। ये बल क्या है, इसका क्या प्रभाव है, और ये दाएं और बाएं क्यों मुड़ रही है, ये अपन पवन वाले टॉपिक में देखेंगे। लेकिन उसके बगैर अपने को वायुदाब पेटियां समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं उसमें पवन का नाम लिख रहा हूं। देखिए आप देखिए यहां एक पवन चल रही है ऐसे, और इस पवन का नाम है व्यापारिक पवने। एक पवन यहां चल रही है और ये भी कौन सी पवन है, फर्क इतना है, ये ऊपर वाले भाग में जिसको लिखा है 5 डिग्री से 30 डिग्री, इसमें ये जो तीर बनाया है ये उत्तरी गोलार्ध की है, और नीचे अपन ने लिखा है, कहां लिख दिया है, आपने तो बोला भी नहीं। दूसरे के घर में आ गए, खाली दिखा और सामान रख दिया। हाँ, यहां देखिए आप इस वाले भाग में देखो 0 से 5 जितनी दूरी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा 5 से 30 में भी इतना ही अंतर है। बल्कि ये इसलिए लिखा था कि ये तो स्पष्ट रूप से देखिए नाम लिख सके, जबकि 0 से 5 अक्षांश का क्षेत्र कम है और 5 से 30 का क्षेत्र क्या है, अधिक है। तो ये अपन कहे ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। तो यदि मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये जैसे उत्तरी गोलार्ध है और पवन ऐसे चल रही थी, तो जैसे मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ेंगी, तो देखो ये तीर कैसे मुड़ रहा है, दाईं तरफ। और जब पवन यहां से जा रही है, जैसे आप बैठे हो, तो इसमें देखिए किस तरफ मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ रही है, ये फेरल के नियम के अनुसार। फिर आप देखिए इस वाले भाग में यहां जो पवनें चलती हैं, और इस पवन का नाम है वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवने। और ऐसा जब आप देखेंगे दक्षिण में, तो यहां भी कौन सी पवनें हैं, पछुआ पवने। जैसी व्यापारिक होती हैं ऐसी ही धुरीय पवन होती हैं, और इस पवन का नाम है धुरीय पवने। और ऐसे इसमें देखें तो ये कौन सी पवन है, धुरीय पवने। केवल आप समझ लें कि अपने जो दिशा है
उसका अंतर हुआ है, बाकी पवनों की दिशा फिक्स ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आगे अपन देखेंगे तो पता चलेगा। जब अपन कहें और पवने हमेशा उच्च वायुदाब से, तो देखिए आप एक बार ध्यान दें इस पे। जब उपोष्ण कटिबंध से दोनों तरफ से पवने चली और किस तरफ चली, 5 डिग्री तक, और ये जो क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको कहा जाता है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कन्वर्जेंस का मतलब अभिसरण, तो दोनों तरफ से पवनें क्या हैं, आ रही हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है। और विषुवत रेखा के पास पूरे वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, और उच्च तापमान के प्रभाव से अपन कहीं वायु क्या होगी, गर्म, और गर्म होके क्या होगी, ऊपर उठेगी। और इस वाले भाग से देखिए वायु गर्म होके ये ऊपर उठ रही है, लेकिन आप ये नहीं समझे कि ये साइड में जा रही हैं। दोनों तरफ से अपन ने कहा, इधर से व्यापारिक पवन आई, इधर से व्यापारिक पवन आई। ये विषुवत रेखा का भाग है 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, जिसको अपन नाम दिया है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इस वाले भाग में पूरे वर्ष भर उच्च तापमान, तो संपर्क से जो अपन धरातल के संपर्क में आई हुई वायु गर्म हुई, और गर्म होकर क्या हो रही है, ऊपर उठ रही। तो ये ऊपर उठ रही है, तो इस साइड में क्या लिखा अपन, इसको ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है तो फिर क्या होगी, ठंडी या गर्म, ऊपर उठती हुई क्या होगी, ठंडी होगी। पर नीचे गर्म है धरातल के संपर्क से, और अपने ऊपर उठते हुए और फिर धीरे धीरे ठंडी होती हैं, और ठंडी होने के बाद फिर ये नीचे उतरना शुरू होती हैं। लेकिन जो अपन कह रहे हैं ये जो दिशा है जिससे जस्ट विपरीत, ये जो तीर ऐसा बना है, इस वाले तीर से देखो क्या उल्टा है कि नहीं, उल्टा है। इस वाले भाग में आप देखना ये तीर कैसा है, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने। एक आगे टर्म आएगा कोशिका शैल या कोस्ट। धरातल के पास एक निश्चित दिशा में पवन चलते हुए ऊपरी वायुमंडल में उससे विपरीत चलते हुए एक चक्र का निर्माण होता है, जिसको कोश, शैल या कोशिका कहते हैं। और ऐसा इन तीनों पवनों के साथ बनता है, व्यापारिक के साथ भी, पछवा के साथ भी और ध्रुवीय के साथ भी। ठीक है। और ये पवन जब इस रूप में मुड़ते हुए और धीरे धीरे पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से यहां आके उतरती है। और किस वाले भाग में उतरी, इन दोनों भागों में आमने सामने तो आ रही, कभी भी ये सीधी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती हुई चलती हैं, और मुड़ते हुए ये ऊपर उठ जाती है। ये पवन भी मुड़ते हुए ऐसे ऊपर उठ जाएगी, और ये पवन भी मुड़ते हुए ऊपर उठ जाएगी। जब अपन देखेंगे ना चक्रवात का निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है, तो कभी भी सामने नहीं आती हैं, उसको बोला जाता है डिफॉर्मेटरी, विरूपणी प्रवाह। दोनों कोरियोलिस बल के प्रभाव से मुड़ते हुए ऊपर उठती हैं, और ये भी अपन के दोनों तरफ से पवनें ऊपर उठ रही हैं। और ऊपर उठते हुए देखिए आपके सामने ये इधर गई और ये इधर हुई। ये कौन सी गति है, अपसरण या अभिसरण? पवनों का ऊपर उठते हुए क्या हो रहा है, अपसरण, डाइवर्जेंट, अपसरण होता है। और पृथ्वी की गति के प्रभाव से ये पवन अपन के यहां आके उतरती है, और ये पवन इस वाले भाग पे आके उतरती है। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में बनता है। व्यापारिक पवन धरातल के पास चली, ऊपर उठी, वापिस आके यहां उतरी। ये क्या बन गया, एक चक्र। इसको नाम दिया हैडली ने, और हैडली ने जानकारी दी, उसी के आधार पर इसको नाम रख दिया हैडली सेल या कोशिका। पछवा पवन यहां से गई ऊपर उठते हुए और वापस घूमते हुए, ये चक्कर बन रहा है। किन पवनों के साथ? इसकी जानकारी फेरेल ने दी, इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया, फेरेल कोश कर दिया। ध्रुवीय भाग की पवन यहां आई, ऊपर उठते हुए यहां वापस उतरी, ये एक चक्कर बना। और ये किन पवनों के साथ? इसको ध्रुवीय शैल नाम रख दिया।
आगे जब पवन की बात करेंगे तो हैडली सेल और फेरेल सेल। हैडली सेल का निर्माण व्यापारी पवनों के साथ और फेरेल सेल का निर्माण पछुआ पवनों के साथ होता है। अब देखिए, जहां भी पवन या वायु ऊपर उठ रही है वहां चेक करना वायु दाब कम मिलेगा। देखो इसमें चेक करो एक बार आप, यहां ऊपर उठ रही हैं वायु दाब कैसा है, यहां नीचे उतर रही हैं कैसा है, उच्च। यहां पवनें क्या हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, अपसरण हो रहा है कैसा है, या नीचे उतर रही है तो कैसा है। वायु जब ऊपर से नीचे उतरती है तो उससे प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, और जब ऊपर उठेगी तो उससे वायु दाब की स्थिति क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए अपने कहा इस वाले भाग में तो जो प्रभाव है वो ताप का है, और इन दोनों जगह के ऊपर ताप की बजाय किसका प्रभाव है, पृथ्वी की गति का प्रभाव है। तो एक ऐसा इसी में आप चित्र बना दें, फिर अपन इसको लिखेंगे। अच्छा, इस वाले भाग में वायु क्या हो रही है, यहां ऊपर से नीचे उतर रही है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, अवरोहण कह सकता हूं क्या, अवतलन कह सकते हैं, या वायु का नीचे उतरना, सबका अर्थ एक ही है। और यदि मैं इसको कह दूं कैटाबेटिक, सही है कि नहीं है, कैटाबेटिक में क्या कहा था, ऊपर से नीचे उतरना, संपीड़न क्रिया होगी, और संपीड़न के कारण यहां अपन के तापमान बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे वायु का अवरोहण होने से, अवरोहण जो अपन कहते हैं ना अवरोही, वो सही मायने में इंग्लिश का टर्म कैटाबेटिक है। और यहां वायु क्या हो रही है, ऊपर उठते हुए अपसरण करना, और यहां वायु का अवरोहण हो रहा है, वायु का अवतलन हो रहा है, या वायु नीचे उतर रही है, कोई से भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अवतलन भी लिख सकते हैं, सही है विक्रम जी। पवन क्यों मुड़ रही हैं, अभी इस पे ध्यान नहीं लगाएं, कभी पवन के साथ ही मुड़ते हुए चले जाएं, अभी उस पे ध्यान नहीं लगाएं। इसको नियम को जो अपन चेक करेंगे कहां किस रूप में लागू होता है, और कहां जाके ये मुड़ रही हैं, इसका कारण क्या है। यहां तो केवल अपन वायुदाब का कारण लिखने के लिए लिखा है इसको, बाकी अभी अपन आगे देखेंगे ये चक्र भी कैसे बन रहा है, क्यों बना है। पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो पवनों का जो साइकिल बनता है, जिसको देशांतरीय जो नाम देते, देशांतरीय कोशिका जिसको नाम देते हैं, जो हैडली सेल, फेरेल सेल और ध्रुवीय सेल के रूप में जानते हैं। और ये ध्यान रखे, धरातल के पास जहां उच्च वायुदाब है उसी भाग में जब ऊपरी वायुमंडल में जाएंगे तो उससे उल्टा मिलेगा, विपरीत रूप में। जैसे मैं कहूं धरातल के पास या विषुवत रेखा के पास निम्न है,
तो ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां कैसा मिलेगा, उच्च, और उच्च होने के कारण ही नीचे उतरना शुरू होगी, अवतलन हो गया। और जहां यहां अपन ने कहा निम्न है, तो ऊपरी भाग में अपन कहें कैसा होगा, उच्च होगा, इसलिए पवन नीचे उतरना शुरू हो गई। धरातल के पास जहां निम्न होता है, ऊंचाई पे उसी भाग में अपन देखें तो उल्टा है। दूसरा, धरातल के पास यदि अभिसरण है तो ऊपर अपसरण मिलेगा। धरातल के पास यदि अभिसरण है तो ऊपर अपसरण है, और नीचे अपन कहें यदि अपसरण है तो ऊपर क्या मिलेगा, अभिसरण, उल्टा मिलेगा। देखो यहां अपन ने कहा इस वाले भाग में यहां आमने सामने आ रही थी, यहां विपरीत, यहां आमने सामने आ रही है, यहां क्या जा रही है, विपरीत। तो धरातल पे अभिसरण, तो ऊपर जाके क्या होगा, अपसरण। धरातल से अपसरण होगा तो ऊपर से क्या होगा, अभिसरण। जैसे इस वाले भाग में देखो, यहां ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, धरातल के पास अपसरण। तो ऊपर क्या हो रहा है, यहां इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो क्या हो रहा है, अभिसरण। कुछ बहुत सी ऐसी जो जानकारियां हैं जो अपन डायग्राम में देखते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन सभी को लिखना संभव नहीं है, उसको अपने को डायग्राम से ही समझना है। लिख लिया? अभी पवनोकार ये कुछ लिखना नहीं है, कौन सी कोशिका है, ये अपन आगे लिखेंगे जब पवन की बात होगी। अब सबसे पहले जो अपनी वायुदाब पेटियां थी, उसमें 1 नंबर पे लिखें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। डालिए हेडिंग, डैश करके लिखना क्षेत्र। पहले तो क्षेत्र लिखे कि ये है कहां, क्षेत्र कहां है, 0 से, तो लिखना 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच, कौन से गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में। जीरो से 5 डिग्री, यानी विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में पाई जाती है, पाई जाती है। यहां वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण, यहां वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब का विकास हुआ है, लो प्रेशर। वर्ष भर उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब का विकास हुआ है। इसी में एक लाइन और जोड़ दें, धरातल अत्यधिक गर्म होने से, धरातल अत्यधिक गर्म होने से, गर्म होने से संपर्क की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। संपर्क की वायु, संपर्क की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। गर्म होकर ऊपर उठती है
जिससे निम्न वायुदाब बना रहता है। जिससे निम्न वायुदाब बना रहता है। तो ये तो आपने लिखा 1 नंबर पे, आप लिखिए 2 नंबर पे। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब ऑब्लिक अश्व अक्षांश पेटी ऑब्लिक घोड़े के अक्षांश की पेटी। इसके और भी नाम हैं, इसलिए इसको साथ लिख दिया घोड़े के अक्षांश, या जिसको लिखा जाता है हॉर्स अक्षांश। अब चाहे हॉर्स अक्षांश पूछे, चाहे घोड़े का अक्षांश पूछे, चाहे अश्व अक्षांश पूछे, चाहे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पूछे, सबका तात्पर्य एक ही है। और वो कौन से अक्षांश हैं? 30 से 35, जिसको नाम देते हैं। तो पहले तो लिखें क्षेत्र 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। आपने कोई घोड़े की कहानी सुनी होगी। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में इस पेटी में लिखना, इस पेटी में वायु का अवतलन होने से, अवतलन कह दें, वायु का अवरोहण कह दें, या वायु का नीचे उतरना कह दें, सबका अर्थ एक ही है। कैटाबेटिक प्रभाव जिसको बोलते हैं, इसको कैटाबेटिक भी लिख सकता है। एनाबेटिक ऊपर उठना होता है, कैटाबेटिक नीचे उतरना। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, फिर लाइन क्या लिखा, इस पेटी में वायु का अवतलन या वायु का अवरोहण या वायु का नीचे उतरने से उच्च वायुदाब का विकास हुआ है। उच्च वायुदाब का विकास हुआ है। उच्च वायुदाब का विकास हुआ है, लिखना। यहां वायु का अवतलन होने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। यहां वायु का अवतलन या नीचे उतरना, वायु का अवतलन या जो अवरोहण नीचे उतरना पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। घूर्णन गति का प्रभाव है, लिखना। वायु का नीचे उतरने से, वायु का नीचे उतरने से
वायु का नीचे उतरने से वायु दाब में वृद्धि होती है, नीचे उतरने से वायु दाब में वृद्धि होती है, तथा संपीड़न क्रिया से, ऊपर से नीचे आ रही है, संपीड़न क्रिया यानी घर्षण, संपीड़न क्रिया से, संपीड़न क्रिया से वायु का तापमान बढ़ता है, संपीड़न क्रिया से वायु का तापमान बढ़ता है। जो ऊपर से नीचे उतरेगी तो संपीड़न क्रिया होगी और उससे अपन का तापमान बढ़ता है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे इस वाले भाग में यहां, तो यहां उपोषण से आपको पता है ये पवन इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो कैसी गति है धरातल के पास? अपसरण। और जहां भी अपसरण होगा तो पवनें आएंगी नहीं, यहां से पवनें जाएंगी। और इसलिए अपन के इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो मरुस्थलीय भाग भी मिलते हैं। तो एक कारण मरुस्थलों का निर्माण कहीं न कहीं यहां धरातल के पास पवनों का क्या हो रहा है? अपसरण हो रहा है। नेक्स्ट लिखें 3 नंबर पे, तो फोन पे सूचना देंगे, कैसे हो गई? वो तो सूचना तभी पता चलेगी। फोन पे मैसेज कर देंगे। कोई सूचना पता है क्या आपको? क्या सबको नहीं पता है? विपिन रावत जी जो अपन कहें शायद हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गए और उनका देहांत भी हो गया। तो हो सकता है कि कल शोक दिवस भी हो सकता है। हैं? कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी रहेगी तो निश्चित रूप से अपने को भी छुट्टी करनी होगी। तो इसलिए आपके नंबर तो जुड़े हुए ही हैं, ठीक है? तो उस पर मैसेज आ जाएगा छुट्टी की दृष्टि से। यदि छुट्टी रहेगी तो फिर ध्यान रखें। नंबर सभी के जुड़े हुए हैं ना? हाँ, जिनके नहीं जुड़े हों तो लास्ट में सूचना दे जाए। बल्कि हो सकता है कल शोक दिवस होने के कारण सभी शैक्षणिक संस्थानों का अवकाश रहेगा तो अपना भी अवकाश ही रहेगा। ठीक, क्या लिखा इसमें? अच्छा, इसकी घोड़े की कहानी नहीं लिखी, लिखा ये कह रहे हैं घोड़ों को फेंक देते। देखो पहले क्या था, प्राचीन काल में जो पाल वाले जहाज थे तो पाल वाले जहाजों में हाथ से पानी निकालना होता था। स्पेन देश जो आप देखेंगे, कैनरी और मैदेरा जो द्वीप समूह हैं, कैनरी द्वीप समूह के पास देखें तो वहां उच्च वायुदाब की पेटी है और ये वायुदाब इस वाली बेल्ट में है। तो यहां आपको पता है कि वायु ऊपर से नीचे उतर रही है। तो स्पेन से जो जहाज के अंदर घोड़े लादकर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जा रहे थे, तो वो जहाज जब इस वायुदाब पेटी में पहुंचा तो वायु ऊपर से नीचे उतर रही थी, तो जहाज पे दबाव बढ़ गया और दबाव बढ़ने के कारण जहाज आगे नहीं खिसक पा रहा था। खूब पानी निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा क्यों नहीं जहाज को कुछ हल्का किया जाए, तो इसलिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया और जहाज को वजन कम करते हुए हल्का करके वो आगे निकल गई। तो समुद्र में जो घोड़े फेंकने की जो घटना है उसके आधार पर इसको नाम क्या रखा है? अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश इसको नाम दिया है। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछता है? हॉर्स अक्षांश किन अक्षांशों की बात करता है? 30 से पहली बात। फिर कहेगा कैसी वायुदाब पेटी है, उच्च या निम्न? उच्च। ये 2 जानकारियां पूछता है, अक्षांश कौन से हैं और कैसा वायुदाब है। ठीक,
तो इसी में लिखना, अभी एक दो लाइन में लिख दे, दो लाइन में लिख दें इसी में ही। प्राचीन काल में पाल वाले जहाजों में, प्राचीन काल में पाल वाले जहाजों में स्पेन से अमेरिका की तरफ घोड़े, प्राचीन काल में पाल वाले जहाजों में स्पेन से अमेरिका की तरफ घोड़े ले जाए जा रहे थे। जब जहाज उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के क्षेत्र में पहुंचा, जब जहाज उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के क्षेत्र में पहुंचा, जब जहाज उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के क्षेत्र में पहुंचा, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के क्षेत्र में पहुंचा, तो वायु के दबाव से, क्योंकि ऊपर से अवरोहण हो रहा है, तो वायु के दबाव से जहाज की गति अवरुद्ध हो गई, धीमी हो गई। वायु के दबाव से जहाज की गति अवरुद्ध हो गई, जिससे जहाज को हल्का करने के लिए, कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया। जहाज को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना के आधार पर इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। जहाज को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना के आधार पर इसे अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश भी कहा जाता है। इसलिए इसको अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए 3 नंबर पे, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और क्षेत्र आपको दिख रहा है 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच। अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध। साठ से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में लिखना। इस पेटी में पौने ऊपर उठते हुए
पवनें ऊपर उठते हुए अपसरण करती हैं। पवनें ऊपर उठते हुए अपसरण करती हैं, डाइवर्जेंट, ऊपर जाके अपसरित हो रही हैं। पवनें ऊपर उठते हुए अपसरण करती हैं या अपसरित होती हैं, अपसरण करती हैं, जिससे जिससे निम्न वायुदाब बना रहता है, जिससे निम्न वायुदाब बना रहता है। जिससे निम्न वायुदाब बना रहता है, इसमें लिखना, यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। यदि घूर्णन नहीं करती तो आप सिंपल से रूप में यूं समझें, ये पवनें ऐसे नहीं मुड़ती। ये पवनें कैसी जाती, यूं सीधी। अब ये अपन के जो मुड़ रही हैं तो मुड़ते हुए सामने नहीं टकराती हैं, उससे पहले घूमते हुए ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठकर क्या हो रही हैं, अपसरित, डाइवर्जेंट। तो ऊपर उठते हुए क्या लिखा अपन ने, अपसरण होता है। इसी के कारण अपन के यहाँ निम्न वायुदाब, और ये किसके कारण है, पृथ्वी की घूर्णन गति से। और अंतिम लिखें ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। कैक नंबर, उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और ये कहां है, 85 से उत्तरी गोलार्ध भी, और तो क्षेत्र लिखें 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। इसको ऐसा भी लिख सकता है 85 डिग्री से ध्रुव के बीच। 90 डिग्री का मतलब पोलर, जो अपन का ध्रुव है। पिचासी से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में। दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। यहां वर्ष भर निम्न तापमान होने के कारण, वर्ष भर निम्न तापमान होने के कारण, वर्ष भर निम्न तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है। वर्ष भर निम्न तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है। उच्च वायुदाब का विकास होता है। ये ध्यान रखना है, जहां आपको, जिसमें अपन के सामने यहां तो कितनी वायुदाब पेटी लिखी, और अपने शुरू में कितना लिखा, 7। लेकिन अपने का विषुवत रेखीय तो दोनों तरफ एक ही है, जिसका नाम है। लेकिन ये उपोष्ण उत्तरी गोलार्ध में भी, और तो ये 2 हैं। उपध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध में भी, और 2 ये हैं। और ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध में भी, और तो एक तो विषुवत रेखीय दोनों की 7 है गोलार्ध की, बाकी दोनों गोलार्ध की अलग अलग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 हैं। कहीं आप समझे कि यहां तो 4 ही हो गई, तो 3 कहां गई। तो इसमें अपने का ये दोनों है, ये भी उत्तरी में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, दोनों गोलार्ध में है। ये बातें थी अपनी वायुदाब पेटियां। एक प्रश्न इससे अलग है,
ये जो अपने जो चित्र बनाया है ये आदर्श स्थितियों का है। आदर्श का मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, उस समय ऐसी वायुदाब पेटियां होती हैं। लेकिन पूरे वर्ष भर ऐसा तो रहता नहीं है, कभी सूर्य उत्तरायण जाता है, कभी दक्षिणायन होता है, कभी कर्क रेखा पे चमक रहा है, कभी मकर रेखा पे। और जब उत्तरायण दक्षिणायन होता है तो इन वायुदाब पेटियों के क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। और उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट है, जब अपन कहीं वायुदाब पेटियों में परिवर्तन होने से एक सबसे महत्वपूर्ण है कि एक भूमध्य सागरीय जलवायु है, नाम सुना हो तो आपने। वायुदाब पेटियों में परिवर्तन होने से, स्थानांतरण होने से भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। लेकिन उस जलवायु का क्यों विकास होता है, कहाँ कौन सी पवनें चलेंगी, वो अपने आगे वाले पार्ट में है। लेकिन जब मैं पवन और वायुदाब दोनों की बात करूंगा, जब लास्ट में पवन की बात हो जाएगी, तो पवन एवं वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण होने से भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। जब वायुदाब पेटी का स्थानांतरण होगा तो पवन का भी स्थानांतरण हो जाएगा उसके साथ ही। तो ये टॉपिक अपन दोनों का एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और कल देखेंगे जैसी सूचना होगी, तो सभी अपडेट रहें। ठीक, थैंक यू।